माता श्री अब क्या होगा? हम तो परेशान हो गए प्रिंसेस मालिनी को यहाँ पर देखकर। हम कैसे मिस राव को प्रपोज करेंगे इनके सामने? कुंवर आदित्य प्रताप अपनी रानी मां तेजस्वी राज के पास बैठे कह रहे थे, क्यों आपको उनके सामने प्रपोज करने में क्या प्रॉब्लम है? आपकी अपनी पसंद है, आप कुछ भी करिए, कैसे भी रहिए। यह ठीक है कि वे आपको पसंद करती है, आपसे शादी करना चाहती हैं, मगर आप तो नहीं चाहते ना, बस बात खत्म। माताश्री, क्या यह नहीं हो सकता कि आप उनकी मॉम्स से ये सब बातें करें? बड़े अगर इस बात को करते हैं तो अच्छा लगता है। कुंवर आदित्य प्रताप बोले, किसकी मॉम से? रानी तेजस्वी राज ने पूछा। अरे मिस राव की मॉम्स से आप बात कर लीजिए ना, हमें प्रपोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, यह अच्छा रहेगा कि घर के बड़े लोग इस मामले को आगे ले जाएं। और आदित्य प्रताप ने रानी मां के हाथ पकड़ते हुए कहा, वाह कुंवर, बहुत चालाक है आप, हमको फंसा रहे हैं आप। चलो ये भी अपने सही कहा कि घर के बड़े लोग आपके इश्क के मामले को आगे बढ़ाएं। रानी मां तेजस्वी राज ने हंसते हुए कुंवर आदित्य प्रताप के बाल बिखेर दिए। कुंवर आदित्य प्रताप ने अपनी माताश्री को गले से लगा लिया और उनकी गोद में गिरकर लाड जताने लगे। कुंवर विक्रमादित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ गई जब एक फोन कॉल उन्होंने सुना। उन्होंने तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड को बुलाकर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को तुरंत एकत्र कर एक मीटिंग बुलाने को कहा और पुलिस कमिश्नर को फोन लगाकर उनसे विचार विमर्श करने लग। जागीरा के फोन को ट्रैक करने पर पता चल गया था कि जिस मास्टरमाइंड की उन्हें तलाश है वह इंदौर में मौजूद है और हमला करने की तैयारी हो रही है। जागीरा को वापस इंदौर लाया जा रहा है। करीब 1 घंटे तक जागीरा का मोबाइल ऑफ रेंज शो करने के बाद के अब उसके फोन में सिग्नल आ गया था और कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर और कमिश्नर साहब के साथ कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह निगाह जमाए बैठे थे। अब कैसे और कब वे लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे? कुछ ही देर में जागीरा के फोन पर एक कॉल आई और उस कॉल को ट्रैक कर लिया गया। पता चला कि वह फोन कॉल कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह के इंदौर महल के अंदर से किया जा रहा है। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह आश्चर्यचकित हो गए। दुश्मन महल के अंदर छुपा हुआ है और हमें पता ही नहीं। इसका मतलब अपना कोई खास ही हमारा दुश्मन है। इसका पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह के माथे पर पसीना झलक रहा था। वे सोच में पड़ गए थे कि अपना ऐसा कौन रिश्तेदार किस समय महल में मौजूद है जो हमारा दुश्मन है। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और कुंवर आदित्य प्रताप को लगा दिया। कुंवर आदित्य प्रताप के फोन रिसीव करने पर कुमार विक्रम आदित्य प्रताप सिंह घबराए हुए स्वर में पूरी बात बता दी। यह सुनकर कुंवर आदित्य प्रताप भी घोर चिंता में पड़ गए। यहाँ पर तो सारे अपने भाई भतीजे, दादाश्री, भाभी जी और माताश्री और मालिनी एवं उसकी मां राणा हेमलता ही मौजूद है। इनमें से कौन अपना दुश्मन हो सकता है? मालिनी एवं उनकी मां को छोड़कर बाकी सभी अपने खून के रिश्ते हैं और उनके साथ महल, व्यापार और संपत्ति को लेकर कभी ऐसी कोई अनबन नहीं हुई है कि वे दुश्मनी पर उतर आए। और मालिनी और उसकी मां पर शक नहीं किया जा सकता। फिर कौन हो सकता है? क्या हमारे नौकरों में से कोई हो सकता है? पिताश्री, जिस नंबर से कॉल हो रहा है उस नंबर को निकलवाएं। कुंवर आदित्य प्रताप ने अपने पिताश्री से फोन पर कहा। ठीक है, आप फिक्र ना करें, हम यहां पर देखते हैं। बेटा, जो फंक्शन हो रहा है उस फंक्शन में अवश्य ही कोई
गड़बड़ी करेंगे यह लोग। हमें बहुत सावधान रहना होगा। कुंवर विक्रम आदित्य प्रताप सिंह ने अपने बेटे आदित्य प्रताप से कहा। जी पिताश्री, इतना कहकर कुंवर आदित्य प्रताप ने फोन काट दिया। हेलीपैड पर चॉपर के उतरते ही जागीरा को घेर कर चारों आदमी कार तक लाए और उसने बैठा दिया। कार में बैठे ही जागीरा के फोन में सिग्नल आ गए थे और उसका फोन बजने लगा। जागीरा ने फोन उठाया तो उधर से कहा गया कि 2 दिन काफी है तुम्हें तैयारी करने के लिए। मैडम, पहले बकाए पैसे तो दे दो मेरे, उसके बाद काम करूंगा। जागीरा ने फोन पर जवाब दिया। जब देखो तुम पैसा पैसा करते रहते हो, तुम्हें कह तो दिया कि पैसा दे देंगे हम तुम्हें। उधर से महिला की आवाज आई। तुम्हारा भरोसा नहीं है मैडम, इसीलिए पहले पैसा भेजो, उसके बाद काम करेगा यह जागीरा। जागीरा ने फिर कहा, ज्यादा बकवास करोगे तो मेरे आदमी तुम्हें गोली मार देंगे, उनके पास पिस्तौल है, समझे ना, देख लो उन्हें। उधर से आवाज आई। जागीरा ने अपने दोनों तरफ खड़े चारों आदमियों को देखा जिनके हाथ में पिस्तौल थी और इधर उधर देख रहे थे। इस औरत के चंगुल से तो निकलना मुश्किल लग रहा है, क्या करूं, पहले काम करूं या पैसे लो। जागीरा आपका दिमाग चलाने लगा था। क्या सोच रहे हो जागीरा, उधर से आवाज आई। यही कि काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। जिसको मैं बुलाऊंगा तो पहले पैसे मांगेगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए। तुम बताओ फिलहाल कितना चाहिए। उधर से आवाज आई। जागीरा ने एक निश्चित रकम बताई तो उधर से कहा गया कि ठीक है, हम पैसे भिजवाते हैं। कोई चालाकी नहीं करना, 2 दिन बाद तुम्हें अपने काम को अंजाम देना है और चौकस रहना, इस बार नाकामयाब नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर उधर से और फोन काट दिया गया। महल के चप्पे चप्पे पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए। गैलरी में, बरामदे में, लॉन में, गार्डन में, सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद एक कमरे को कंट्रोल रूम का रूप दिया गया और कमिश्नर साहब ने अपने लोगों की निगरानी में महल को ले लिया, यहां तक कि अपने आदमियों को सादे वस्त्रों में अतिरिक्त नौकर के रूप में तैनात कर दिए। 2 दिन बाद फंक्शन शुरू होना है और आज शाम से ही हर तरह से महल की सुरक्षा की तैयारी शुरू हो गई थी, मगर अंदर रहने वाले किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है। महल में रह रहे सभी नौकरों की कपड़ों और कमरों में माइक्रोफोन्स इस तरह से रख दिया गया था कि उन्हें पता ही नहीं चला। कहने का तात्पर्य, हर तरह से निगरानी की जा रही थी, कौन क्या कर रहा है इस बात का पता कंट्रोल रूम को हर समय चल रहा था। इसी बीच कुंवर विक्रमादित्य प्रताप के कहने पर सभी के बेडरूम में भी माइक्रोफोन लगा दिए गए थे और किसी को पता नहीं चला था। कुंवर नयन और श्रीमती राव दोनों किचन में घुसे डिनर की तैयारी कर रहे थे। शंखिता, नारायणी और कुंवर समर के साथ बैठे बातें कर रही थी। पापा, आपको पता है, हमें ना बचपन से ही एक भयानक सपना आता था और हम डर जाते थे। हम आप लोगों को ढूंढते रहते थे मगर हमें कोई नहीं मिलता था, चारों तरफ अंधेरा होता था, हम डर कर चिल्लाते थे और तब हमारी नींद खुल जाती थी। फिर मौम हमें अपने सीने से लगाकर सुलाती थी मगर फिर वे सारी रात नहीं सोती थी हमारे लिए, क्योंकि हम उनसे कहते थे कि हम नहीं सोएंगे, वह सपना दोबारा आएगा। तब वो कहती थी कि तुम सो जाओ, अब दोबारा सपने को हम नहीं आने देंगे तुम्हारे पास। हम जाग रहे हैं और वे जागती रहती थी। और पापा बताएं, हम ना बीच बीच में जाग कर देखते थे कि मॉम सो तो नहीं गई। इतना बोलकर शंखिता हंस पड़ी। शंखिता अपने सपने की बात बता रही थी। हाँ बेटा, वो भयानक दिन हम कभी भूल नहीं पाए। आपको खोने के बाद हमारा विश्वास
महादेव जी पर से उठ गया था। हम अकेले में उनसे लड़ते रहते थे, लेकिन हमने कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स के आगे अपना दुख नहीं दिखाया। हमेशा उनके सामने मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। उन्हें दिखाया कि हम खुश हैं। हमारी मजबूरी थी कि हमें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो आपकी मॉम, आपके भाई सभी बहुत दुखी होते। उनको कुछ ना हो, वे सही रहें, यही सोचकर हमने अपने आप को संभाल के रखा। मगर महादेव से हमने कह दिया था कि अब हम आपके दरबार में कभी नहीं आएंगे, और बेटा सच में हम कभी उनके दरबार में वापस नहीं आए, और ना ही हमने महादेव के किसी भी मंदिर के अंदर जाकर उनसे प्रार्थना की, ना ही सिर झुकाया। हम बहुत नाराज थे उनसे, मगर उनकी कृपा देखिए 16 साल बाद आप हमें मिली है। कुंवर समर में बड़े प्यार से शंखिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पता है पापा, अभी जब लास्ट टाइम हमें सपना आया तो हमने अपनी मॉम से पूछा कि आपने हमें जहां से उठाया था, क्या वहां उसके आसपास ऐसा कोई मंदिर था, और उस दिन क्या कोई ऐसी घटना घटी थी? तो उन्होंने कहा, हाँ घटना तो घटी थी, मगर हम उस जगह से बहुत दूर थे, इसलिए हमें नहीं पता वहां पर क्या हुआ था। पर जब हम वापस लौटे थे तब हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वहां पर क्या हुआ था। और फिर उन्होंने बताया कि वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। फिर हमने उनसे वहां जाने के लिए कहा। फिर हम दोनों माँ बेटी वहां पर गए और हमने वहां पर पुरोहित जी से भी पूछा कि क्या यहाँ पर ऐसी कोई घटना घटी थी। फिर हमने पुजारी जी को बताया कि हम वही खोई हुई लड़की है जिसका जन्मदिन था, जिसके लिए यहाँ पर पूजा हो रही थी। हमने उन्हें अपना फोन नंबर भी दे दिया था कि अगर कोई यहाँ ढूंढने आता है तो हमारा नंबर बताएं। उन्होंने हमसे कहा था कि जिनके अपने लोग उस दिन भगड़ में खो गए थे, वे साल में एक बार यहाँ आते हैं और अपने खोए हुए लोगों की सलामती के लिए दुआएं मांगते हैं। पुजारी जी की बात सुनकर हमें भी लगा था कि आप लोग यहाँ आते होंगे, लेकिन मॉम की बात से पता चला कि जिस दिन हम वहां मंदिर में गए थे उसी दिन में इतने सालों बाद वे वहां पर आई थी। कितने इत्तेफाक की बात है ना पापा, हम भी पहली बार गए थे और वो भी इतने सालों बाद पहली बार वहां आई थी, और हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था। हम तो काफी आगे चले गए थे। फिर हम वापस लौट के आए। हम नयन भैया को देखना चाहते थे, क्योंकि हमें नयन भैया हमारे जैसे लग रहे थे। हमें लगा जैसे हमारी शक्ल उनसे मिलती है, और मन में आया कहीं यही हमारे भाई तो नहीं हैं। और हम लौटकर भागते हुए उन्हें देखने आए तो हमने देखा कि मॉम बेहोश हो गई थी और नयन भैया उन्हें उठाए कहीं जा रहे थे। फिर हम वहीं रुक गए। कुंवर समर और नारायणी बड़े गौर से शंखिता की बातें सुन रहे थे। कुंवर समर बीच बीच में प्यार से शंखिता के सिर पर हाथ फेर लेते थे। मॉम, उस दिन आपको क्या हो गया था कि आप बेहोश हो गई थी और नयन भैया आपको लेकर जा रहे थे? शंखिता ने नारायणी की तरफ मुड़कर पूछा। बेटा, जब हमने तुम्हें देखा तो हमें बहुत अजीब सा लगा। कुछ देर बाद हमें छोटे कुंवर ने बताया कि उन्होंने आपको देखा था और आप बिल्कुल हमारी शक्ल में लग रही थी, हमारे जैसी लग रही थी। छोटे कुंवर ने यह भी कहा कि अगर हम छोटे होते तो बिल्कुल आपकी तरह लगते हैं। यह सुनते ही हमें लगा कि कहीं आप ही हमारी बेटी तो नहीं हैं। यह सोचते ही हमें अचानक से चक्कर आने लगे, सीने में दर्द उठा और हम बेहोश हो गए थे। जब होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। नारायणी ने कहा, ओहो, महादेव की कृपा देखिए, हम सबको एक दूसरे से मिलवाया और एहसास भी दिलवाया कि हम कहीं एक दूसरे के तो नहीं हैं। शंखिता ने कहा, हाँ आप सही कह रही हो बेटा,
नारायणी बोली, पापा अब तो आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव बाबा से कोई शिकायत नहीं है। अब तो आप उनके मंदिर चलेंगे ना? शंखिता ने कुंवर समर से पूछा। नहीं बेटा, अब हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि उनके दरबार में जाकर हम उनका शुक्रिया अदा करें। कुंवर समर ने बड़े प्यार से शंखिता को साइड हग करते हुए कहा, तो फिर एक काम करते हैं ना, कल ही चलते हैं। हम ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं। पापा यहां से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1.5-2 घंटे का रास्ता है कार से। और कल इसलिए कि कल संडे नहीं है, वहां संडे और मंडे को बहुत भीड़ होती है। हमें भीड़ अच्छी नहीं लगती है। शंखिता ने कुंवर समर की बाह हिलाते हुए कहा, ठीक है, जब आप कहती हैं तो हम कल ही चलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुंवर समर ने शंखिता के माथे पर प्यार से चूमते हुए कहा, यो यो। शंखिता खड़ी हो गई और खुशी से नाचने लगी। यह देखकर कुंवर समर और नारायणी हंसने लगे। कहीं आने जाने के लिए हमारे पास कार नहीं है, कैब हायर करना पड़ता है। क्या हम एक कार खरीद ले? आपका क्या ख्याल है प्रिंसेस? कुंवर समर ने शंखिता से कहा। कुंवर समर डायरेक्ट शंखिता को कार गिफ्ट करने की बात नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि शंखिता कभी स्वीकार नहीं करेगी, इस वजह से वे बात को घुमाकर बोले, कोई बात नहीं पापा, आप कार खरीद सकते हैं। वैसे भी आप लोग तो यहाँ आते रहेंगे और मॉम तो यही रहती हैं, उन्हें कहीं बाहर जाने के लिए कैब हायर करना पड़ता है, जिससे टाइम वेस्ट होता है। शंखिता ने कहा, अच्छा तो बताओ आपको कौन सी कार पसंद है? कुंवर समर ने पूछा। हमें तो बड़ी सी कार पसंद है, जिसमें हमारा पूरा परिवार आ जाए, जैसे कि आप और दोनों मॉम भैया और हम। तो फिर ठीक है, मर्सिडीज बेंज ले लेते हैं। कुंवर समर ने कहा, जैसे आपकी इच्छा पापा। शंखिता ने कहा, तो फिर ठीक है, पहले कार ले लेते हैं, उसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सब एक साथ उसमें बैठकर जाएंगे। कुंवर समर बोले। नारायणी उन दोनों की बातें सुनती हुई आनंदित हो रही थी। क्या आपको ऐसे शोरूम का एड्रेस मालूम है जिसके पास मर्सिडीज बेंज की कार हो? कुंवर समर ने पूछा। पापा गूगल कर लीजिए ना, हमें तो सिर्फ फोर्ड एंडेवर के शोरूम का ही पता है। शंखिता ने कहा, कोई खास वजह जो सिर्फ उसका एड्रेस मालूम है? कुंवर समर ने हंसते हुए पूछा, क्योंकि फोर्ड की एंडेवर बड़ी दमदार गाड़ी है और 7 सीटर भी है, इसलिए हमें पसंद है। हमने उसे देखा है, उसमें बैठे भी है एक बार, और कार से ज्यादा स्मार्ट लगती है। ज्यादा लोग भी आ जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर कुंवर समर और नारायणी जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है, फिर वही ले लेते हैं। कलर कौन सी लेनी है? उन्होंने पूछा। हमें तो ब्लैक या सिल्वर ग्रे पसंद है। शंखिता ने कहा। ओके, कुंवर समर ने कहा और मोबाइल में फोर्ड के शोरूम का एड्रेस और फोन नंबर देखने लगे। जब नंबर मिल गया तो उन्होंने फोन लगा दिया और कल सुबह 12 बजे तक की डिलीवरी के लिए कह दिया। वाह, इतनी जल्दी हमें गाड़ी मिल जाएगी? शंखिता ने हैरानी से कहा। हाँ क्यों नहीं, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, बस अभी से वे गाड़ी को कल सुबह डिलीवरी के लिए तैयार करना शुरू कर देंगे। 11 बजे हम यहां से निकलेंगे और वहां जाकर 12 तक
पेपर वर्क कर लेंगे और गाड़ी हमारे हाथ में आ जाएगी। ये भी इत्तेफाक है कि उनके पास इस समय गाड़ी स्टॉक में मौजूद है, इसलिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कुंवर समर ने कहा। तभी कुंवर नयन का फोन आ गया कि डिनर तैयार है, सब यहां आ जाएं। तीनों उठे और श्रीमती राव के फ्लैट की तरफ बढ़ गए। इधर नारायणी को अचानक ध्यान आया तो उसने रोहिना और रुद्रांश को भी पार्टी में जाने के लिए इंदौर बुला लिया। सुबह हो गई है। श्रीमती राव और कुंवर नयन ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए किचन में घुसे हुए हैं। नारायणी मेड को लेकर कमरों में घुसी हुई है सफाई कराने के लिए। कुंवर समर और शंखिता लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल बन रहा है? कुंवर समर ने शंखिता से पूछा। मालूम नहीं पापा, अभी जाकर देखते हैं। आपकी कोई स्पेशल ख्वाहिश हो तो बता दीजिए, बनवा देते हैं। नहीं, रहने दीजिए। अगर हमने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी तो आपके भैया नाराज हो जाएंगे। वैसे भी वह बहुत मेहनत करते हैं कुकिंग करने में। वे बोले, हाँ पर देखिएगा इटालियन पास्ता ही बना होगा। इतना कहकर वो हंस पड़ी। कुंवर समर भी हंस पड़े उसकी बात सुनकर। फिर बोले, क्या आपको इटालियन पास्ता पसंद नहीं है? बहुत ज्यादा पसंद है पापा, और भैया तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। इनफैक्ट हमने पहली बार इटालियन पास्ता इन्हीं का कुक किया हुआ खाया है। इससे पहले कभी नहीं खाया था। भैया के मुंबई जाने के बाद एक बार हम एक रेस्टोरेंट में गए थे खाने के लिए, मगर मजा नहीं आया था। शंखिता ने कहा, हाँ आपके भैया को हर तरह का खाना बनाना आता है। वह पूरे 1 साल तक इटली में रहे हैं वहां का फूड कल्चर सीखने के लिए, और 6 मंथ फ्रांस में रहे। कभी उनके हाथ का बना सिजलर खाना, फिर देखना उंगलियां चाटती रह जाओगी। कुंवर समर बोले, वाओ सिजलर, आई लाइक इट। जरूर खाएंगे, आज भी कहते हैं भैया से बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए यहां पर शायद प्रॉब्लम होगी। छोटे कुंवर से पूछ लेंगे तो शायद वह सब इंतजाम कर लेंगे, कुंवर समर बोले। तभी वहां पर कुंवर नयन आ गए। उनके हाथ में 2 बड़े वाले डोंगे थे। श्रीमती राव के हाथ में प्लेट्स और स्पून्स थे। नारायणी के हाथ में जूस के जग और मेड के हाथ में गिलास और एक डोंगा था। अरे बाप रे, ब्रेकफास्ट यहीं आ गया। इतना कहकर कुंवर समर ने पास में पड़े टेबल को खींचकर सामने लगा लिया। तीनों ने ब्रेकफास्ट का सामान टेबल पर रखा और कुर्सियां खींचकर बैठ गए। क्या बनाया है आपने छोटे कुंवर? हंसते हुए पूछा। प्रिंसेस के लिए इटालियन पास्ता और आपके लिए फ्रेंच ब्रेड, मॉम के लिए आलू परांठा विद बटर और आंटी के लिए शेजवान परांठा और इटालियन पास्ता एंड फ्रेंच ब्रेड। कुंवर नयन ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे बाप रे, मेरे लिए इतना सारा नाश्ता, मैं तो मोटी हो जाऊंगी इतना खाकर। श्रीमती राव हंसने लगी। अच्छा, सभी लोग फटाफट नाश्ता करके तैयार हो जाएं, हमें यहां से 11 बजे निकलना है, कुंवर समर ने कहा। क्यों डैड, हम कहां जा रहे हैं? कुंवर नयन ने पूछा। हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जा रहे हैं ना, श्रीमती राव बोली। नारायणी, कुंवर समर और शंखिता मुस्कुराए, क्योंकि ये तीनों ही जानते थे कहां जाना है। क्या बात, बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट है। बताइए तो, क्या सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं आप लोग? कुंवर नयन ने पूछा। अब आप इसे सस्पेंस कहते हैं तो सस्पेंस ही रहने दीजिए। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करिए और तैयार हो जाइए। और श्रीमती जी, आप कैब बुक कर लीजिए जाने के लिए, कुंवर समर ने नारायणी से कहा। जी ठीक है, नारायणी ने कहा और प्लेटों में नाश्ता डालने लगी।
कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने ब्रेकफास्ट किया और अपने दोस्त पुलिस कमिश्नर से मिलने चले गए, लेकिन जाने से पहले अपने महल के अंदर बने सीक्रेट कंट्रोल रूम में जाकर ऑफिसर को स्पेशल हिदायत दे गए। वह मन ही मन सोच रहे थे कि महल से सिर्फ एक बार ही कॉल किया गया है और किसने किया है इस बात का पता अभी नहीं चला है। शायद आज पता चल जाए। कुंवर आदित्य प्रताप और कुंवर अंशुल प्रताप ऑफिस के लिए निकल गए। इधर मालिनी ने कुछ लोगों को फोन करके महल में बुला लिया। थोड़ी ही देर में महल में मालिनी के बुलाए हुए लोग आ गए। मालिनी उन्हें लेकर अपने कमरे में चली गई और वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगी। कुंवर आदित्य प्रताप ने अपने ऑफिस में घुसते ही शंखिता के केबिन की तरफ देखा, मगर उसे वहां ना देखकर वे थोड़े से निराश हुए और फिर अपने चेयर पर बैठकर उन्होंने रिसेप्शन में फोन करके पूछा कि मिस राव कहाँ हैं? उन्हें जल्दी से मेरे ऑफिस में भेजो। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। क्या यार, पूरी बात तो सुनते नहीं है और अपनी बात कहकर फोन काट देते हैं। अब मैं कैसे बताऊं कि मिस राव आज लीव पर है? रिसेप्शनिस्ट झुंझलाई। फोन करके बता दीजिए। एक आवाज आई। रिसेप्शनिस्ट ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। कुंवर अंशुल प्रताप वहां पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा। कुंवर अंशुल प्रताप ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, क्या सच में आज मिस राव लीव पर है? जी सर, आज वो नहीं आई है। आज आप मेरे साथ लंच कर सकते हैं। मैं गोभी का पराठा और अचार लेकर आई हूं। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेट अस सी एंड वेट व्हाट विल हैपन ऑन दैट मोमेंट। कुंवर अंशुल प्रताप ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी दोबारा कुंवर आदित्य प्रताप का फोन आ गया। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से फोन उठाया। आपने अभी तक मिस राव को नहीं भेजा? कुंवर आदित्य प्रताप ने गुस्से में कहा। मिस राव आज लीव पर है, उनका फोन आया था। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से फोन में कहा। ओके, क्या आप पहले नहीं बता सकती थी? वे गुस्से में बोले और फोन पटक दिया। अब क्या हो गया इस लड़की को? वे खुद से बड़बड़ाए और अपना काम करने लगे। महल के कंट्रोल रूम में अचानक हलचल मच गई। कंट्रोल रूम में पैनल पर लगे एक स्क्रीन में कुछ ऐसा नजर आया और सुनने को मिला जिसे सुनकर कंट्रोल रूम में स्थित ऑफिसर्स चौंकन्ने हो गए और सारी बातें सुनने लगे और रिकॉर्ड करने लगे। सुबह 11 बजे कुंवर समर सबको लेकर फोर्ड के शोरूम में चले गए। वहां पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। उनको डिलीवर करने वाली गाड़ी बिल्कुल तैयार थी। फोर्ड शोरूम के मैनेजर ने कल रात से ही गाड़ी तैयार करवानी शुरू कर दी थी, इसलिए सुबह 11 बजे तक गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। पेपर वर्क निपटाकर जब वहां से निकले तो 12 बज रहे थे। अब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर चलते हैं। ज्योतिर्लिंग मंदिर चलते हैं, शंखिता ने कहा। हाँ चलो चलते हैं। कुंवर समर ने कहा, आज नहीं, कल सुबह सुबह यहां से निकल चलेंगे। अब तो लंच का समय हो गया है और पुरोहित जी भी दोपहर के भोजन के लिए निकल चुके होंगे। अभी कोई फायदा भी नहीं है मंदिर में जाकर, पूजा तो ढंग से हो नहीं पाएगी। श्रीमती राव ने कहा। हाँ, ये भी ठीक कहा आपने, धन्यवाद। कुंवर समर श्रीमती राव की तरफ देखते हुए बोले। फिर भी शंखिता की तरफ मुड़े और बोले, बेटा मॉम सही कह रही हैं। कल सुबह जल्दी निकल चलेंगे और अच्छे से पूजा करवाएंगे गाड़ी की और फिर हम भी महादेव से माफी मांग लेंगे। ठीक है। शंखिता ने घूरकर श्रीमती राव की तरफ देखा और नाराजगी से मुंह फेर लिया। यह देखकर सभी हंसने लगे।
चलो एक काम करते हैं, आज लंच बाहर ही करते हैं, किसी अच्छी सी जगह पर, और हम अपने प्रिंसेस को सिजलर खिलाएंगे। ठीक है प्रिंसेस, कुंवर समर ने शंखिता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। वाह सिजलर, आज सुबह ही हमने इसकी बात की थी। चलो ठीक है, आज लंच बाहर करते हैं। शंखिता चहक उठी। अच्छा प्रिंसेस, आप ही बताओ कि हमें कहां पर लंच करना चाहिए। आपको तो यहां पता होगा कि कौन कौन से अच्छे रेस्टोरेंट है। नहीं, हमें नहीं मालूम, गूगल कर लेते हैं ना, शंखिता ने कहा। ठीक है, छोटे कुंवर गूगल करिए कि कहां पर सिजलर अच्छा मिलता है। उनकी यह बात शोरूम के मैनेजर साहब, जो कि पास में ही खड़े थे, सुन रहे थे। वे हंसते हुए बोले, मैं बताता हूं सर। इतना कहकर उन्होंने एक रेस्टोरेंट का नाम बताया और कहा, इस समय शहर में इससे बढ़िया रेस्टोरेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप यहां पर जा सकते हैं, यहां आपको हर तरह की वैरायटी का फूड मिलेगा। थैंक यू सर, कुंवर समर ने कहा और सबको लेकर बाहर आ गए। सामने उनकी एसयूवी फोर्ड एंडेवर चमचमाती हुई ब्लैक कलर में खड़ी थी। कुंवर समर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और शंखिता को आगे पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए कहा। नहीं, नयन भैया बैठेंगे, शंखिता बोली। नहीं प्रिंसेस, आप बैठेंगी आगे, यह आपकी गाड़ी है, कुंवर नयन ने कहा। नहीं, यह हम सब की गाड़ी है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।